नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। वक्त हो चला है अब की बार किसकी सरकार का, और इस खास शो के जरिए हम आपको आज हरियाणा के चुनावी दंगल के बारे में विस्तार से बताएंगे, जहां विनेश फोगाट ने आज अपने चुनावी अभियान का शंखनाद किया। विनेश फोगाट ने सुबह पौली गांव से खेड़ा बख्ता गांव तक रोड शो किया है। रास्ते में जुलाना विधानसभा के वोटर्स ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया, उन्हें समर्थन देने का भी ऐलान किया। विनेश फोगाट एक खुली जीप में सवार होकर आगे बढ़ रही थी। लोग उनके ऊपर फूलों की बारिश कर रहे थे। रास्ते में विनेश फोगाट जगह जगह रुक रही थी, लोगों से मन मिल रही थी और उनके मन को टटोलने की कोशिश भी कर रही थी। पौली से खेड़ा बख्ता तक उनका काफिला काफी लंबा था। जुलाना विधानसभा क्षेत्र का खेड़ा बख्ता गांव पहलवान विनेश फोगाट की ससुराल है। यहाँ चौगामा खाप ने विनेश फोगाट का स्वागत किया। चौगामा खाप जाटों की बड़ी खाप है, जिसका 50 से ज्यादा गांवों में अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। मैट के दंगल से चुनाव दंगल की पिच पर उतरी विनेश अपने पहले रोड शो में काफी कॉन्फिडेंट नजर आई। रोड शो के दौरान वो जीप से नीचे उतरकर वहां मौजूद समर्थकों से भी मिलते जुलते ही आगे बढ़ रही थी। विनेश के समर्थक जगह जगह नारेबाजी कर रहे थे। अब बड़ा सवाल ये कि जुलाना के मतदाताओं ने जो पिछले 15 साल से इनेलो और जेजेपी को जिताते हुए आए हैं, इसका फैसला किया था। क्या अब की बार कांग्रेस के टिकट पर विनेश को विधानसभा भेजेंगे या जाट वोट बट जाएंगे? तक हमने जो तस्वीरें देखी इससे पहले विनेश की, जब वो ओलंपिक से लौटी थी, तो एयरपोर्ट से और बलाली तक जो उनका गांव है, किस तरह से लोगों ने स्वागत किया था और उत्साह बढ़ाया था। उसके बाद आज पहली बार राजनीतिक तौर पर वो यहाँ अपनी शुरुआत कर रही है। जुलाना से उनको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है और यहाँ प्रचार करती नजर आ रही है। और लगातार जो पौली गांव है पीछे, एक यहाँ जो विधानसभा की जहाँ से शुरुआत होती है, वहाँ से लोग लगातार स्वागत कर रहे हैं, लोगों से मिल रही है, स्थानीय लोगों से, और फूल मालाओं के साथ इसी तरह से विनेश का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। जीत जाएगी विनेश यहाँ से 50,000 वोटों से। 50,000 वोटों से इसका कोई मुकाबला में नहीं आएगा। कोई मुकाबला नहीं। विनेश फोगाट यहाँ से एक तरफा जीतेगी। बीजेपी कहाँ रहेगी? बीजेपी यहाँ से कहीं गिनती में नहीं आएगी। बीजेपी कहीं नहीं। बीजेपी वोटों से जीते। बीजेपी दूसरा नंबर रहेगी। 50,000 वोटों दूसरा नंबर रहेगी यहाँ पर। क्या जिस तरह से जो भी तमाम चीजें हुई है विनेश के साथ, हमने ओलंपिक में देखा, उन तमाम चीजों का असर भी वही रोष लोगों में है। आज हमारी बेटी के साथ क्या क्या घटनाएं घटी है, उसका बदला लेने का समय है बीजेपी तानाशाह सरकार से। और जो इनका पुरुष बैठा है उसको दिखा दे कि जुलाना की जनता, आकाश भी हरियाणा की जनता और जुलाना की जनता इस बेटी के साथ है। और जो भूपेंद्र उठानी है हमारे बीच भेजी है, हम उनका भी मीडिया के तहत धन्यवाद करते हैं। विनेश फोगाट के लिए जुलाना की जंग आसान है या फिर कठिन? विनेश फोगाट क्या यहां पर जीत पाएंगी? उनका कहना है कि जैसे अभी तक वो तमाम चुनौतियों से पार पाने में सफल रही, वैसे ही इस चुनावी दंगल में भी उन्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। मेडल का दुख तो उसी दिन कम हो गया था जब मैं एयरपोर्ट से आई थी। मेरे देशवासियों ने जो प्यार दिया था, वो दर्द, वो दुख अभी तो इनका दुख कम करना है मेरे को, वो मेरे पे जिम्मेदारी है। बड़ी चुनौती है, 15-20 साल से कांग्रेस जीती नहीं है यहाँ से। बड़ी चुनौती होगी, 15-20 साल से कांग्रेस जीती नहीं है। चुनौती तो देखो सर, 30 साल की होगी, मैं चुनौतियों से निकल के आई हूँ। जब अपने साथ में होते ना, हर चुनौती से पार कर जाता है इंसान। क्या आम आदमी पार्टी से गठबंधन होना चाहिए कांग्रेस का? देखो सर, ये तो हमारे जो बड़े नेतृत्व है, वो जो बात कर रहा है, तो वो उनके ऊपर है। आप किन मुद्दों पे मांगेंगे वोट? किन मुद्दों पे वोट मांगेंगे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, वो बैठ ना बात करेंगे, सब मुद्दों पे बात करेंगे। विनेश की सियासी पारी ओलंपिक की तरह आखिरी मिनट में पलट ना जाए, उनकी जीत सुनिश्चित हो सके, इसके लिए ससुराल और मायके पक्ष दोनों ओर से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। ससुराल की तरफ से ससुर राजपाल राठी ने कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद से ही गांव-गांव जनसंपर्क अपना शुरू कर दिया है। जुलाना में खाप पंचायतों से मुलाकात भी कर रहे हैं। इस इलाके में खाप पंचायतों का बहुत गहरा प्रभाव है और खास तौर पर जाट बाहुल्य गांवों में वोट उसी कैंडिडेट को ट्रांसफर होते हैं जिसे खाप का सपोर्ट होता है। इसीलिए विनेश फोगाट के ससुर ने खाप को साधने की शुरुआत भी कर दी। विनेश फोगाट के ससुर 2000 से 2005 के बीच सरपंच भी रह चुके हैं और इसीलिए उनकी खापों पर अच्छी खासी पकड़ मानी जा रही है। वो पूर्व सैनिक भी हैं और इसीलिए ऐसे परिवारों में उनका कनेक्शन बहुत मजबूत है जिनके परिवार सेना से जुड़े हुए हैं।
इसके अलावा जुलाना में विनेश फोगाट के प्रचार को धार देने के लिए चरखी दादरी के बलाली गांव से उनके भाई हरविंदर और दूसरे रिश्तेदार भी जुलाना पहुंच चुके हैं। मायके की पूरी टीम को विनेश ने गांव में प्रचार के लिए लगाने का प्लान बना दिया है और इस प्रचार की शुरुआत हो भी चुकी है। जुलाना विधानसभा में जीत हार का फैसला गांव के मतदाताओं के हाथ में है। जो कैंडिडेट गांव में पकड़ बना लेगा वही जुलाना में राज करेगा। जुलाना विधानसभा में ग्रामीण वोटर्स की अगर मैं बात करूं, आंकड़ों पर अगर हम जाएं तो 92.24% है, जबकि शहरी मतदाताओं की बात करें तो सिर्फ 7.76% हैं। जुलाना के ग्रामीण अंचलों में ज्यादातर गांव जाट बाहुल्य हैं। हरियाणा में जाट वोटर्स 25% हैं, लेकिन जुलाना में अगर जाट वोटर्स की संख्या की बात करें तो यहां पर 50% है। मतलब जिसके साथ जाट जाएंगे उसी के ठाठ होंगे। विनेश फोगाट भी जाट हैं, लेकिन जुलाना में कांग्रेस का खराब रिकॉर्ड उनके लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। कांग्रेस यहां 2009 यानी कि 15 साल से कभी भी नहीं जीत पाई। ये सीट जो है ये जेजेपी और इनेलो का गढ़ रही है। जुलाना के जाट चौधरी देवीलाल के खानदान पर भरोसा करते आए हैं और इसीलिए कांग्रेस ने यहां से विनेश फोगाट जैसा चर्चित चेहरा उतार दिया है। विनेश को जाटलैंड में घेरने के लिए बीजेपी ने भी अपना एक्शन प्लान बना लिया। बीजेपी यहां से ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेल सकती है। जुलाना में जाटों के बाद जो दूसरा बड़ा वोट बैंक है वो है ब्राह्मणों का, लिहाजा बीजेपी भी यहां पर पूरी तैयारी से उतरेगी। ब्राह्मण चेहरे पर ही दांव लगा सकती है। अगर जेजेपी और इनेलो हमेशा की तरह यहां से जाट चेहरे पर दांव लगाते हैं और जाट वोटों का बंटवारा होता है तो फिर विनेश को पहली चुनावी जीत दर्ज करने में कुछ मुश्किलें जरूर हो सकती हैं। ऐसे में दलित वोट यहां किंग मेकर का रोल अदा करेंगे। जुलाना में दलित वोटर्स की जो संख्या है वो करीब 21.82% है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से इनेलो कमजोर हुई है, जेजेपी का गठबंधन बीजेपी के साथ नहीं टिक पाया, उससे जुलाना के जाट विनेश के चेहरे पर वोट दे सकते हैं। तो विनेश को जाट होने का फायदा मिलेगा। दूसरा, जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन नहीं बन पाया, जो टूट गया, उसको लेकर भी फायदा सीधा सीधा विनेश फोगाट को हो सकता है। लेकिन चैलेंजेस विनेश फोगाट के सामने भी बहुत सारे हैं। शोएब रजा मेरे साथ जुलाना से जुड़ चुके हैं। शोएब, क्या माहौल आप देख पा रहे हैं? चुनावी दंगल में विनेश फोगाट उतरी है और बताया जा रहा है कि धुआंधार प्रचार वो शुरू भी कर चुकी है, लेकिन क्या जो सीट 2009 से अब तक कांग्रेस फतेह नहीं कर पाई है उसकी राह इनके आने से आसान हो पाएगी? देखिए, सुबह तकरीबन 10:30 बजे से जो शुरुआत हुई थी, पौली जो गांव है जुलाना विधानसभा का, वहां से हुई थी और उसके बाद तकरीबन 4 घंटे तक लगातार सड़क पर रुक कर जो स्वागत समारोह है या कार्यक्रम है वो विनेश फोगाट के इस पूरी विधानसभा में रखे गए। तो उसके बाद चाहे गढ़वाली खेड़ा हो या आसपास के जो गांव है, यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया जहाँ उनका सम्मान किया गया खाप पंचायतों के द्वारा और जो ससुराल के लोग हैं उनके द्वारा। तो वो कार्यक्रम अब खत्म हो चुका है। तकरीबन 5-6 घंटे तक लगातार ये कार्यक्रम चले। उसमें वो सफ़र करके आई, करीब 8-10 किलोमीटर का जो रोड शो था एक तरीके से वो किया गया। लोग स्वागत करते नजर आए और फिर यहाँ आकर उन्होंने एक छोटा सा जो भाषण है अपने ससुराल के लोगों को खिताब करते हुए या ये बात कहते हुए विनेश फोगाट नजर आई कि उनके मान सम्मान की जो लड़ाई है वो विनेश फोगाट उसी तरह से लड़ती रहेगी जैसे पहले लड़ती रही है। और वो ये भी कहती नजर आई कि ये जो जुलाना है वो कर्म भूमि है। उसका जिक्र उन्होंने कांग्रेस में जब ज्वाइन किया था तब पत्रकारों ने सवाल किया था, उस वक्त भी किया था कि एक मेरी जन्मभूमि है और एक कर्म भूमि है, आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो आज जुलाना, क्योंकि उनके नाम का ऐलान यहाँ से हो चुका है, चुनाव प्रचार भी उन्होंने शुरू कर दिया है, तो फिर से दोहराती नजर आई कि ये मेरी कर्म भूमि है और उसी शिद्दत के साथ मैं यहाँ पर मेहनत करूंगी जैसे मैं अपनी जो रेसलिंग की दुनिया थी उसमें करती नजर आई थी। तो पहले दिन की अगर चुनाव प्रचार की बात करें तो काफी आत्मविश्वास से भरी नजर आई विनेश फोगाट। लेकिन ये जो चुनौती है, क्योंकि रेसलिंग की दुनिया और राजनीति की दुनिया दोनों अलग अलग होती है, तमाम जो दाव पेच आने वाले वक्त में बिल्कुल वो खेले जाएंगे, बयानबाजी का दौर शुरू होगा। बिल्कुल शोएब, लेकिन विनेश फोगाट के लिए ये जो राह है वो इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि दोनों दंगल बिल्कुल अलग अलग हैं। वो बात अलग है कि विनेश फोगाट भले ही चुनावी दंगल में नहीं उतरी हो, लेकिन राजनीतिक दंगल में उनका कनेक्शन बहुत ज्यादा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर विनेश फोगाट को लेकर आ रही है। उनके चुनाव लड़ने पर एक ट्विस्ट आ गया है। रेलवे ने अब तक विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का इस्तीफा स्वीकार ही नहीं किया। रेलवे ने दोनों पहलवानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक जब तक विनेश फोगाट का इस्तीफा रेलवे मंजूर नहीं कर लेता तब और उन्हें एनओसी नहीं मिल जाती है तब तक वो चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। उत्तर रेलवे का ये कहना है कि कारण बताओ नोटिस सेवा नियमावली का हिस्सा है क्योंकि रेलवे के रिकॉर्ड में वो अभी भी सरकारी कर्मचारी हैं। रेलवे उनसे इस्तीफा देने का कारण जानना चाह रहा है। रेलवे के नियमों के अनुसार रेलवे कर्मचारी द्वारा इस्तीफा देने के बाद 3 महीने के नोटिस पीरियड को पूरा करना जरूरी है और इसीलिए बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के द्वारा इस्तीफा भेजने के बाद एक कारण बताओ नोटिस रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। उनके जवाब मिलने के बाद रेलवे दोनों को कार्यमुक्त कर सकती है। इस्तीफा मानदंडों में ढील देने का फैसला भी कर सकती है। दोनों की सियासी पारी में एक पेंच और फंसा हुआ है। कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी रहते हुए किसी भी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है। तो ऐसे में विनेश फोगाट की मुश्किलें चुनाव लड़ने में तो बढ़ ही गई हैं। हालांकि बजरंग पूनिया देखिए चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि रेलवे ने अभी उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है और उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। अनामिका मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, क्या जानकारी मिल पा रही है? कितना पेच फंसा हुआ है? कितनी मुश्किलें विनेश और बजरंग के लिए खड़ी हो सकती हैं अगर रेलवे उनका इस्तीफा मंजूर नहीं करेगा तो? बिल्कुल प्राची, जब विनेश और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस ज्वाइन किया तो उस दिन सुबह उन्होंने रेलवे को अपना इस्तीफा सौंपा, लेकिन रेलवे ने अभी तक ये इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। तो इस लिहाज से विनेश और बजरंग पूनिया अभी भी सरकारी कर्मचारी हैं और जो इलेक्शन कमीशन का नियम कहता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी ना तो किसी चुनावी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, ना ही कोई चुनाव लड़ सकता है। तो यहाँ पे केवल विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने पर ही मुश्किलें खड़ी नहीं हो रही है, बल्कि उनकी जो कांग्रेस में सदस्यता है, जो कांग्रेस जो उन्होंने ज्वाइन की है, वो भी अभी फिलहाल वैध नहीं है। रेलवे की तरफ से एक कारण बताओ नोटिस दोनों को जारी किया गया है, जिसमें ये पूछा गया है कि किस कारण से उन्होंने रेलवे के पद से इस्तीफा दिया है और जो नियम कहता है कि 3 महीने का इस्तीफा देने के बाद नोटिस सर्व करना होगा। हालांकि रेलवे ढिलाई देने के लिए तैयार है कि अगर दोनों जो खिलाड़ी हैं, क्योंकि उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, तो अगर उनकी तरफ से समय पे ये जवाब दाखिल कर दिया जाता है तो रेलवे ढिलाई दे सकता है। लेकिन अगर ये जवाब नहीं दिया जाता है तो ये लड़ाई कानूनी जो पेच में भी फंस सकती है, रेलवे कोर्ट भी जा सकता है अगर कारण बताओ नोटिस का समय रहते दोनों खिलाड़ियों की तरफ से जवाब नहीं दिया जाता। बिल्कुल, तो अब ऐसे में विनेश और बजरंग दोनों के पास ही समय बचा ही नहीं है और ये जरूरी है कि वो समय पर जवाब दें और अगर नहीं देते हैं तो फिर चुनाव लड़ने में मुश्किलें उनके लिए खड़ी हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। विनेश फोगाट का दावा है कि चुनौतियां चाहे जो आए वो उन्हें पार कर जीतना जानती हैं। उन्हें इस बात पर भी भरोसा है कि इनेलो और जेजेपी के गढ़ में लोग इस बार उन्हें बदलाव के लिए वोट देंगे और आखिर जुलाना के लोग इस बार बदलाव के लिए वोट करेंगे। उन्होंने रोड शो में हॉकी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी करारा हमला बोला। विनेश ने कहा कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक बार सुनिए विनेश की बातें। दर्शक नहीं है, मेरे अपने हैं और इनके आशीर्वाद से जो कुश्ती में जीतते हैं तो ये एक नई जिंदगी की एक जंगी लगा लो ये, और इनके आशीर्वाद से इसमें भी पार निकलेंगे। कह रहा है कि कांग्रेस ने आपको बिठाया आंदोलन पे। वो बात बाद में बताऊंगी मैं, किसने बिठाया किसने नहीं बिठाया। बीजेपी के लोग ही बिठाने वाले हैं। मैं सबसे पहले जब हम गए थे उन्होंने परमिशन लिया था जंतर मंतर पे। रेलवे ने इस्तीफा मंजूर नहीं करा, हम कैसे भरेंगे? देखो सर, वो तो आगे की प्रोसेस है, सारा लीगली हम सब रेडी कर रहे हैं सारी चीजें, तो जैसे भी होगा वो करेंगे। ये भी कहा है कि जो आपके साथ फाइनल में हुआ वो आपका आप गलत तरीके से क्वालिफाई ओलंपिक के लिए सही सबक मिला। इस पर सर, ब्रजभूषण देश नहीं है, मेरा देश मेरे साथ खड़ा है, मेरे अपने मेरे साथ में है, वो मेरे लिए मैटर करते हैं। ब्रजभूषण कभी एग्जिस्ट नहीं करता। बस मेरे अपनों ने साथ दिया है, जैसे कुश्ती में जिता है ऐसे भी इधर भी आशीर्वाद रखेंगे और इनके आशीर्वाद से हर जंग को हम पार कर जाएंगे। जुलाना में विनेश फोगाट की हार हो या जीत, लेकिन कांग्रेस को उनके आने का फायदा पूरे हरियाणा में जरूर मिल सकता है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कई साल से जाट बिरादरी के पोस्टर में हैं और इसीलिए चुनाव से पहले कांग्रेस ने दोनों की एंट्री करा दी। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के जरिए
कांग्रेस जाट वोटर्स का एक बड़ा चंक इस बार हथियाकर सरकार बनाने की कोशिश में है। आइए अब मैं आपको समझाती हूं कि जाट फैक्टर हरियाणा में कितना बड़ा है और कैसे काम करता है। हरियाणा में जाटों की आबादी करीब 25% है, जिसका सूबे की 40 सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है। प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 46 का मैजिक नंबर चाहिए। मतलब अगर जाट जिस पार्टी के साथ एकजुट हो जाएं, तो हरियाणा में भी सरकार बनाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में 4 पर जाट वोटर ही निर्णायक हैं और इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में जाट प्रभाव वाली 4 सीटों में 3 पर कांग्रेस को जीत मिली है, 1 पर बीजेपी जीती है। विधानसभा चुनाव में हर पार्टी जाटों को रिझाने की पूरी कोशिश कर रही है। जाट दबदबे को देखते हुए बीजेपी ने 67 की पहली लिस्ट में 13 जाट कैंडिडेट्स ही उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने 32 कैंडिडेट में 9 जाटों पर दांव खेला। उनमें विनेश फोगाट जुलाना से भी उतारी गई हैं। तो यहां पर जाट वोटर्स ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जाट जिनके साथ होते हैं, हरियाणा में सरकार उन्हीं की बनती है। अब आपको बता दें कि हरियाणा के 22 जिलों में कितने जिले ऐसे हैं जहां जाटों का दबदबा कायम रहता है। रोहतक, हिसार, सोनीपत, कैथल, पानीपत, जींद, सिरसा, झज्जर, फतेहाबाद, भिवानी, तमाम ये वो ऐसे जिले हैं जहां पर जाट फैक्टर ही काम करता आया है। हरियाणा में भितरघात और बगावत से जूझ रही बीजेपी ये दावा कर रही है कि वो जीत की हैट्रिक बनाएगी, तो कांग्रेस 10 साल का सूखा खत्म कर इस बार सरकार बनाने का दावा कर रही है। अगर लोकसभा के नतीजों के हिसाब से आप देखें तो 5 लोकसभा सीट जीतने की चुनौती देखिए बहुत ज्यादा थी बीजेपी के सामने। कांग्रेस को 44 सीटों पर बढ़त मिली, जबकि 5 लोकसभा सीट जीतने वाली बीजेपी को 42 सीट पर बढ़त मिली थी। वहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ी आम आदमी पार्टी को 4 सीटों पर बढ़त मिली थी। जाट बाहुल्य रोहतक और सिरसा की सभी 18 सीटों पर कांग्रेस को लीड मिली थी, जबकि हिसार की 9 में से 6 पर कांग्रेस और 3 पर बीजेपी को लीड मिली थी। तो यहां कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव के बाद से थोड़ा जो रुझान है वो बेहतर है, लेकिन चुनौती बीजेपी के सामने भितरघात की सबसे ज्यादा बनी हुई है। हरियाणा के चुनावी दंगल में विनेश फोगाट के उतरने के साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह की भी हर चौक चौराहे पर चर्चा होने लगी। जुलाना के लोग ये कह रहे हैं कि महिला रेसलर के अपमान का बदला लेने के लिए वो विनेश के नाम पर मुहर लगाएंगे। तो ब्रजभूषण शरण सिंह ये कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा को लोग माफ नहीं करेंगे, जिन्होंने लड़कियों को आगे कर पूरा खेल खेला है। अब महाभारत के समय द्रौपदी को दांव पर रख करके जुआ खेला गया था और हार गए, पांडव हार गए। देश अभी भी इस बात के लिए पांडवों को माफ नहीं किया। वैसे जो दांव हमारी बहन बेटियों के सम्मान को दांव पर लगा करके हुड्डा फैमिली ने खेला है, इस बात को भी आने वाला कल माफ नहीं करेगा और इस बात के हमेशा गुनहगार वो रहेंगे। क्योंकि जो घटनाएं मेरे ऊपर 3 प्रमुख घटनाएं हैं, कोर्ट का विषय है, उन तीनों में मैं बाहर हूं। 1 में मैं सर्बिया हूं और 2 में मैं लखनऊ में हूं, ऑन कैमरा हूं। कांग्रेस ज्वाइन करने वाले पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह हरियाणा में आकर प्रचार करना चाहते हैं तो उनका मोस्ट वेलकम है, लेकिन यहां उन्हें करारा जवाब मिलेगा। देखिए, वो दिक्कत ब्रजभूषण को और पूरी बीजेपी को है कि क्योंकि अगर हम बीजेपी में जाते तो हम देशभक्त हो जाते और हम कांग्रेस में आए हैं तो हमारे ऊपर कि भाई देशद्रोही हैं, फलाना दकड़ा, जो चीज़ें पहले बोल रहे थे वो अब फिर बोल रहे हैं। लेकिन हमारे नेता राहुल जी जो वो अभी प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हम उस संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो किसान की, जवान की, खिलाड़ियों की, हर वर्ग की आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मजबूती के साथ काम करेंगे। और जो लोग बोल रहे हैं बीजेपी के ब्रजभूषण है, ब्रजभूषण को तो मुझे लगता है मीडिया ने ज़्यादा हैवी कर रखा है, नहीं तो वो सबको पता है किस प्रवृत्ति का आदमी है, तो उनके ऊपर बोलना तो उसको खामखा हाइप देना है। लेकिन वो तो कहते हैं कि पार्टी अगर इजाजत दे तो मैं हरियाणा अगर भाजपा सबका वेलकम है। देखो, सबका वेलकम, सबका अधिकार है। अगर उनकी पार्टी इजाजत देती है तो आना चाहिए उनको। हरियाणा की जनता तय करेगी ना वो तो। हरियाणा में बीजेपी को एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं और अब जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे वाले फेस कन्हैया मित्तल ने भी बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कन्हैया मित्तल टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला किया है। कन्हैया मित्तल पंचकुला सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने वहां से ज्ञानचंद गुप्ता को दोबारा टिकट दे दिया।
इसी के चलते कन्हैया नाराज हो गए। हालांकि उनका ये कहना है कि बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि अब हरियाणा में कांग्रेस के साथ जुड़ने का वक्त आ गया है। कन्हैया मित्तल एक भजन गायक हैं। सुबह हमारे एक मित्र का फोन आया और मैंने उनसे मन की बात कही कि मैं हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो, हर किसी की मदद करने के लिए हर दल से बात हो। और इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें। और भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टिकट नहीं मिला पंचकुला से तो इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और टिकट अगर चाहिए होती तो मैं कुछ लोगों से बात करता और ले आता, कोई बड़ी बात नहीं है टिकट मेरे लिए। लेकिन मेरा विचार जो है, मेरी मित्रता है सबसे। मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो, हमने यही कहा कि जो राम मंदिर के लिए काम करे, जो सनातन के लिए काम करे, उसका साथ दो।